हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम दीप अमित फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन की। हमने अभी तक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को अलग अलग पढ़ा था। हमने बोला था कि भैया पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कब ऐसा पॉसिबल था? जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड की जाती थी। इसकी वजह से वहां पे एक होल क्रिएट हो जाता था, या आप कह सकते हैं कि एक अनपेयर्ड बॉन्ड वहां पे रहता था, जिसकी वजह से एक होल क्रिएट होता था। ऐसे ही जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज उसमें डाली जाती हैं। क्यों? ताकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां मिल सके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स है, यानी मेजोरिटी चार्ज के अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता था। अब अगर हम इन दोनों सेमीकंडक्टर्स को मर्ज कर दें एक ऐसे क्रिस्टल में जहां पे कंटिन्यूस क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, एक तरफ पी टाइप हो और एक तरफ एन टाइप हो, ऐसे जंक्शन को बोलेंगे पी एन जंक्शन। So when a piece of p-type material and a piece of n-type material are joined in such manner that crystal structure remains continuous at the boundary, then a p-n junction is formed. इसे ही p-n junction डायोड भी कहते हैं। अब डायोड का मतलब क्या है? डायोड का मतलब है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो वन वे स्विच की तरह काम करे। वन वे स्विच मतलब इसमें आप अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएं तो ये करंट को फ्लो होने दे, लेकिन अगर आप उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करें तो ये करंट ना फ्लो हो। इसको कहते हैं वन वे स्विच। तो ये पीएन जंक्शन जो है वो एक वन वे स्विच की तरह काम करता है। इसे पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। कैसे काम करता है आगे हम इसको बात करने वाले हैं। अच्छा, पीएन जंक्शन ऐसा नहीं है कि आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ रख दिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ रख दिया, बोल दिया कि ये दोनों मिलके पीएन जंक्शन बन गए। ऐसा नहीं। जो ये इन दोनों की बाउंड्री है ये कंटिन्यूअस क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन या होल्स आराम से फ्लो कर सकें। तो ऐसा पीएन जंक्शन बनाने के कुछ तरीके होते हैं जिससे वो सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया जा सके। अच्छा, एक बार आपने पीएन जंक्शन बना दिया, इस तरफ आपने पी टाइप रख दिया, इस तरफ एन रख दिया, एक बार आपने क्रिस्टल बना दिया, अब क्या होगा? सोचिए, ये इस डायग्राम में दिख रहा है आपको एक पीएन जंक्शन है यहाँ पे। ऐसा एक जंक्शन आपने बना दिया, ठीक है। क्या होगा? इस तरफ अगर पी टाइप है, इस तरफ एन टाइप है। पी टाइप मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, तो जो एटम्स हैं वो नेगेटिव आयंस होंगे और इन पे एक होल होगा। नेगेटिव आयन क्यों? क्योंकि इनके पास एक वैकेंसी है, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ जो है एक पॉजिटिव है, क्योंकि इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव आयंस और ये इसके होल्स। अब पी टाइप और एन टाइप दोनों तरफ ये चीजें अपने को मिल गई। पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, एन टाइप में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अच्छा, एन टाइप में कैसे आयंस होते थे? डोनर आयन होते थे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे। पी टाइप में कैसे आयन होते थे? एक्सेप्टर आयंस होते थे क्योंकि इनके पास एक वैकेंसी है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। अब जैसे ही आपने इन दोनों को साथ में बनाया, क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, ये जाके एक होल के साथ पेयर अप कर लेंगे। जैसे ही अब होल के साथ पेयर अप होना शुरू हुआ, ये जहां पे इनके बीच की बाउंड्री है, इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास के होल से मिल जाएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ फ्री होल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आप दोनों आपस में मिलके ये आयन में कन्वर्ट हो गए। इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना लिए हैं। अब सोचो कि एक पूरा लेयर यहाँ पे ऐसी बन गई है जहां पे सिर्फ पॉजिटिव आयंस इस तरफ रह गए हैं और सिर्फ नेगेटिव आयंस यहाँ पे रह गए हैं। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल इस पूरी लेयर में नहीं बचा। इसकी वजह से क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव आयन की तरफ यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है देखिए कैसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इस तरफ। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहता है तो सोचो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने वाला है इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन को इस लेयर को क्रॉस करने में क्या बहुत तकलीफ होने वाली है? यस, क्योंकि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे ही होल्स पे जो फोर्स लगता है वो लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होल्स पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मतलब होल को यहां से यहां तक आने में काफी तकलीफ होने वाली है।
तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर यहाँ पे बन रहे थे, ये जो मिलके खत्म हो जा रहे थे, वो अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस पूरी लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है, और ऐसी लेयर को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। इस डिप्लीशन रीजन में ये इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलके खत्म हो चुके थे, डिप्लीट हो चुके थे, और इसके बाद अब जो बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे बोला गया बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। बैरियर क्यों? क्योंकि अब नाम समझ में आ गया होगा, बैरियर मतलब जो रोकता है, तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स और इन होल्स को आपस में मिलने से यहाँ पे रोक रहा है। तो पीएन जंक्शन बनते ही ये चीज सबसे पहले शुरू हो जाती है, और एक डिप्लीशन लेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। क्लियर सारी बातें यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप चाहे तो एक बार पढ़ भी सकते हैं। The negative ions on p side and the positive ions on n side are immobile. Ions मूव नहीं करते, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फिक्स होते हैं। The majority holes from p region diffuses into n region and the majority electrons from the n region diffuses into p region. ठीक है भैया। Electrons and holes at the junction region recombine and disappear. दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, खत्म हो जाते हैं जंक्शन के आसपास, तो खाली बचे आयन वहां पे। As a result, a layer of negative ions on p side and a layer of positive ions on the n side is formed at the junction. जो आपने डिप्लीशन लेयर में देखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बच गए थे सिर्फ। Due to recombination of electrons and holes, depletion of free charge carriers occur. So this region is called depletion region. The charge density on the two sides of the junction due to ion layers, उसका ग्राफ बन जाता है कुछ ऐसा। दोनों तरफ जो आयन की डेंसिटी बचती है, वो डेंसिटी बनती है कुछ ऐसी। एन टाइप में इस तरीके से वेरी करती है डिप्लीशन रीजन में। ठीक है, अब अगर बात करें जो अनकंपनसेटेड आयन लेयर है, जो बीच में अपने पॉजिटिव नेगेटिव आयन लेयर्स बना, ये बन गई डिप्लीशन लेयर में, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है इस रीजन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एन साइड से पी साइड की तरफ होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिवेंट करता है फर्दर डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड फ्रॉम पी साइड, एंड आल्सो प्रिवेंट्स फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड। तो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ आने से और होल्स को उस तरफ जाने से ये प्रिवेंट करता है, इसलिए इसे कहते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, वही जो हमने यहाँ पे देखा था। The barrier electric field give rise to a difference of potential from one side to the other side, क्योंकि अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक लेंथ पे है, एल लेंथ पे, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है विच इज ई इंटू एल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो चुका है, जिसे बैरियर पोटेंशियल कहते हैं या पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। सिलिकॉन के पीएन जंक्शन के लिए ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट्स होता है, और जर्मेनियम के लिए ये 0.3 वोल्ट्स होता है। क्लियर? अगर होल्स की बात करें तो पोटेंशियल फॉर द होल्स, द पोटेंशियल ऑन एन साइड इज हायर। भैया हम जानते हैं कि ये इस तरीके से बना था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ऐसा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, तो पोटेंशियल यहाँ इस तरीके से क्रिएट हुआ था। अब इस तरफ से होल्स और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स, होल्स को अगर इधर जाना है तो ये पॉजिटिव इनको रिपेल करेगा, हायर पोटेंशियल, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ जाना है तो ये नेगेटिव, इसके लिए हायर पोटेंशियल है, ये इसको रिपेल करेगा। कुल मिला के ये एक तरफ से दूसरी तरफ डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। यही बात यहाँ लिखी गई है। Holes cannot cross the depletion layer because of this barrier potential. Similarly, electrons also cannot cross the barrier potential. और इनके लिए जो barrier potential का ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि इस तरफ p टाइप है, इस तरफ n टाइप है। अगर आप होल्स के लिए बात कर रहे हैं तो होल्स के लिए यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, पोटेंशियल कुछ इस तरीके से वेरी करता है। ऐसे अगर n टाइप इधर है और p टाइप इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, इसके लिए बैरियर पोटेंशियल कुछ ऐसा वेरी करता है। इन बैरियर पोटेंशियल की वजह से इनका एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना रुक जाता है। अब अगर बात करें कि बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, तो जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो ऑन द एवरेज पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन इज 0.5 वोल्ट्स ऑन एन एवरेज, इतना होता है। अभी आपने देखा भी था सिलिकॉन के केस में ये 0.7 था, जबकि जर्मेनियम के केस में ये 0.3 था। ऑन एन एवरेज ये 0.5 आपको मिलता है। 0.5 वोल्ट्स इज द बैरियर पोटेंशियल। और जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ मिलती है वो 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁻⁶ मीटर्स के आसपास मिलती है।
ठीक है, 10⁻⁻⁶ मीटर्स या 1 माइक्रोमीटर के आसपास। तो यहाँ से अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी मिलेगी? जो बैरियर पोटेंशियल है जितनी लेंथ पे ये है उसके करस्पॉन्डिंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.5 डिवाइड बाय 10⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा मिलता है, 5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इतना डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है जिसे आप बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है बात? तो पीएन जंक्शन जब बनाया जाता है तो ये सारी बातें उसके साथ होती हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिप्लीशन लेयर में जनरेट हो जाता है, डिप्लीशन लेयर बन जाती है। अब इस पीएन जंक्शन को अगर अपन सर्किट में यूज करें तो क्या क्या बातें होने वाली हैं इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पीएन जंक्शन विद फॉरवर्ड बायस। पहला जो अपना कॉन्सेप्ट आता है इसमें आता है पीएन जंक्शन विद फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या? फॉरवर्ड बायस मतलब जब आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है, पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा कनेक्शन कहलाता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बायस कब कहोगे आप इसे? जब पी साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन साइड से कनेक्ट हुआ है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो यहाँ पे एन साइड वाले जो आपने पीएन जंक्शन में जो एन साइड वाला टर्मिनल है ये अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है और ऐसे ही जो पी साइड वाला टर्मिनल है वो अपने बैटरी के पॉजिटिव साइड वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। तो ये जो कनेक्शन है ये फॉरवर्ड बायस कनेक्शन है। इस फॉरवर्ड बायस में ये तो था जंक्शन आपका, ठीक है, इसके आसपास डिप्लीशन लेयर बन गई थी, तो यहां से यहां तक ये डिप्लीशन लेयर है। अब इस केस में हम जानते हैं कि डिप्लीशन लेयर में जो फील्ड बनता है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई बी यहाँ पे बता रखा है। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयंस की तरफ। क्लियर बात यहाँ तक? लेकिन आप सोचिए क्योंकि आपने इसको एक एक्सटर्नल बैटरी से या एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया है जिसमें पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव इस डायरेक्शन में है, तो क्या होने वाला है अब यहाँ पे? क्या ये पॉजिटिव जो है ये इस होल को रिपेल करेगा और ये जो नेगेटिव है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा? या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं जो डिप्लीशन लेयर के दोनों तरफ हैं, उनको एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ मिलने वाला है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में मिलने के लिए चले आएंगे। भैया होल इस तरफ मूव करने लगेगा और इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने लगेगा। इसका मतलब ये जो डिप्लीशन लेयर है लगातार कम होती जाएगी क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और होल यहाँ से यहाँ मूव होने शुरू हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है। डिप्लीशन लेयर बेसिकली क्या था? वो वाला रीजन जहां पे कोई होल और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है, पॉजिटिव इस तरफ है नेगेटिव इस तरफ है, इनके पास एक एक्स्ट्रा अब फोर्स मिल चुका है जो इनको इस रीजन में मूव कराने के लिए तैयार बैठा है। तो इस फोर्स की वजह से ये यहाँ पे मूव होना शुरू होंगे। डिप्लीशन लेयर जो है वो लगातार अब कम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ अभी इतनी है, कुछ देर बाद वो डिप्लीशन लेयर की विड्थ और कम रह जाएगी, हो सकता है कुछ देर बाद और कम रह जाए। ठीक है, और ये किस वजह से हो रहा है? जो एक्सटर्नल सोर्स लगाया गया आपने पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी वजह से भी इस पूरे के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो चुका है जिसे आप ई से यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस सोर्स की वजह से यहाँ पे आया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लीशन रीजन में है वो कैसा हो जाएगा? अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स की वजह से आ रहा है इधर, एक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई माइनस ई बी इस डायरेक्शन। तो इस बार यहाँ पे कंडक्शन शुरू हो जाएगा। हम कहेंगे कि डिप्लीशन लेयर जो है वो लगातार यहाँ पे कम होती जाएगी। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको देखते हैं एक बार। द होल्स आर रिपेल्ड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कंपेल्ड टू मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। ऐसे ही द इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो रिपेल्ड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल एंड आर मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। दिस रिड्यूसेस द डिप्लीशन रीजन फॉर अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। ये बात हमने बोली यहाँ पे। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये भी रिड्यूस होता है, ज्यादा चार्ज कैरियर डिफ्यूज करते हैं अक्रॉस द जंक्शन। अगर ज्यादा चार्ज कैरियर डिफ्यूज कर रहे हैं मतलब इस बार करंट लगातार इंक्रीज हो रहा है। In the p-type material, near the positive terminal, an electron breaks the covalent bond and goes to the battery.
As a result, a hole is created in the p side. ऐसे ही जो n साइड की तरफ है वहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n साइड में एंटर करता है, और इसकी वजह से जो करंट है p रीजन वो होल्स की वजह से चलता है, जबकि n साइड में जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चलता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बैरियर था ड्यू टू द बैटरी इज फ्रॉम p side to n side forward bias, this is opposition to the barrier electric field। जो हमने बात यहाँ पे कही कि बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट कैरियर्स जो हैं उनका फ्लो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जो p साइड है उसमें होल्स आर द करंट कैरियर्स, और जो n साइड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स। इन दोनों की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो चुका है, डिप्लीशन लेयर कम हो चुकी है। So if the battery potential is increased, the potential barrier is further reduced, more majority carriers diffuse across the junction and the current increases। जैसे जैसे आप इस बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब इस तरफ होल्स और इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा एक तरफ से दूसरी तरफ डिफ्यूज करेंगे और करंट इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर यहाँ तक सारी बातें? तो ये सारी बातें हुई आपकी फॉरवर्ड बायस की। ऐसे ही आप अगर इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दें, तो रिवर्स बायस मतलब जो पहले कनेक्ट किया था उसका उल्टा, अब कनेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा कि जो पी साइड है उसे आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, और जो एन साइड है उसे आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड पे है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस बार पी साइड पे है। ये कहलाता है रिवर्स बायस। अब इसमें क्या हो जाएगा देखिए, इस केस में जो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो डायरेक्शन भी ये डायरेक्शन है। जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड था ऑलरेडी आयंस की वजह से, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव इसी डायरेक्शन में था। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है ये पॉजिटिव से खींचा चला जाएगा इस डायरेक्शन में, और ये जो होल है वो इस नेगेटिव से खींचा चला जाएगा इस डायरेक्शन में। इन दोनों को फ्लो होना था, इन दोनों को करंट प्रोड्यूस करनी थी, लेकिन ये क्योंकि अब अपोजिट डायरेक्शन में ही चले जा रहे हैं, दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो जो भी इस बार ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस तरफ एन साइड में जाना चाहते हैं वो इस डायरेक्शन में, लेकिन ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं जो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ फ्लो नहीं हो पाएगा। ऐसे ये जो होल है ये जाना चाहता था इस डिप्लीशन लेयर में ताकि करंट फ्लो हो सके, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और ये होल भी अब यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इस बार जो करंट है आप देख पा रहे हैं कि वो डिक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे आप ये पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा और करंट लगातार डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरफ कुछ होल्स होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो प्योर वाले में थे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स और ये जो यहाँ पे होल्स हैं ये जरूर इस कंडीशन में करंट फ्लो करवा पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यहाँ जो माइनॉरिटी था होल्स वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो पाएगा, यहाँ जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो पाएंगे। तो करंट जो होगी वो माइनॉरिटी की वजह से ही हो पाएगी। तो रिवर्स बायस में आपने देखा कि भाई किस तरीके से डिप्लीशन लेयर रीजन जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अब इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये लगातार इंक्रीज होता जाएगा और करंट जो है वो लगातार डिक्रीज होता जाएगा। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। When the positive terminal of a battery is connected to N side and negative terminal to P side, so it is called as reverse bias. Holes in P region are attracted towards the negative terminal, जो हमने बात करी, holes attracted towards negative terminal, and the electrons in the N region are attracted towards the positive terminal. ये इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Thus the majority carriers move away from the junction. The depletion region increases for a reverse bias PN junction. तो ये जो रीजन है लगातार बढ़ता रहता है इस केस में। The barrier potential also increases. This makes it more difficult for the majority carriers to diffuse across the junction. A very little current called the reverse saturation current. इस करंट का नाम क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो किस वजह से फ्लो होती है? ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, जो हमने बोला था, और ये बहुत कम होती है, नैनो एम्पियर्स की टर्म में होती है। ये सिलिकॉन के केस में ये नैनो एम्पियर्स में होती है, और
जर्मेनियम के केस में माइक्रो एम्पियर्स में होती है, लेकिन इतनी कम करंट ये इस टाइम पे फ्लो कराता है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है रिवर्स बायस के केस में। In the reverse bias situation, the junction behave like a high resistivity material sandwiched in between two regions. ठीक है, the effective capacitance जो यहाँ पे बनता है वो few picofarads होता है। पर फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों इसे हमने डायोड बोला, क्यों इसे हमने वन वे स्विच बोला। वन वे स्विच इसलिए क्योंकि आपने देखा जब इस पीएन जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया था तो बढ़िया एकदम करंट फ्लो हो रही थी यहाँ पे, जैसा कि आपने यहाँ देखा था इस केस में। लेकिन जैसे ही आपने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, यहाँ पे करंट फ्लो बहुत कम हो गई, इसलिए इसे बोला गया वन वे स्विच। क्लियर है? ये फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा लेकिन रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक बात है यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं इनकी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहला जो अपने पास केस है वो अपन फॉरवर्ड बायस देखते हैं। अब यहाँ पे अपन ये कनेक्शन देख पा रहे हैं, ये कैसा कनेक्शन है इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। दिस कनेक्शन इज अ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि जो बैटरी आपने कनेक्ट की है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल वो एन साइड से कनेक्टेड है। तो दिस इज अ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। हम बात कर रहे हैं अभी फॉरवर्ड बायस की। इस फॉरवर्ड बायस के केस में जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरी होता है वैसे वैसे ही यहाँ पे करंट भी वेरी करता है, और इसकी जो वेरिएशन है वो इस तरीके से देखी जा सकती है कि जैसे जैसे आप ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं इंक्रीमेंट में भी पहले जो इंक्रीमेंट है वो बहुत कम है। आप पोटेंशियल डिफरेंस काफी इंक्रीज कर चुके हैं लेकिन करंट बहुत कम इंक्रीज हुआ है। लेकिन उसके बाद अचानक से करंट में जल्दी से ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? तो सीधा सी बात है कि एक्चुअली पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर होता है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने की वजह से डिप्लीशन लेयर लगातार कम होता रहता है, लेकिन होता तो है। जब तक डिप्लीशन लेयर कम हो रहा है तब तक करंट धीरे 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 इंक्रीज होता है। लेकिन एक बार डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई, खत्म किस केस में हो सकती है? जब पोटेंशियल डिफरेंस जो डिप्लीशन लेयर में था, जो आपने देखा था कि इधर पॉजिटिव थे इधर नेगेटिव थे, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोला था, इसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका था। इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, इसको बैरियर पोटेंशियल कहते थे। लेकिन जैसे आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये जैसे ही V इस बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करेगा वैसे ही यहाँ पे करंट डिप्लीशन लेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी और करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो यहाँ पे पी साइड से होल्स हैं वो आराम से यहाँ तक पहुंच पाएंगे और एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से आराम तक पहुंच पाएंगे, डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर पाएंगे। तो जैसे ही बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम किया जाता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस से करंट अचानक से इंक्रीज होता है और ऐसे पोटेंशियल को कहते हैं नी हाँ नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसे? नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज। नी क्यों बोला ऐसे? अब ग्राफ को देखिए एक बार, तो ग्राफ ऐसे घुटना जैसा आपका होता है, नी जैसे होता है वैसे फोल्ड किया हुआ ऐसा दिख रहा है ना ये इसलिए इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। यहाँ पे जब करंट एकदम से इंक्रीज होना शुरू होता है, ये कौन सा वोल्टेज है? जब बैरियर पोटेंशियल को यहाँ पे पार कर लिया जाता है बाय बैटरी पोटेंशियल। क्लियर है? ये जो नी वोल्टेज होता है ये इसकी वैल्यूज अगर देखें तो सिलिकॉन के केस में ये नी वोल्टेज लगभग लगभग 7 वोल्ट्स के आसपास होता है। 7 वोल्ट तक बैटरी आप एक बार लगाएंगे तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो उसके बाद करंट अचानक से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि डिप्लीशन लेयर एकदम खत्म हो जाएगी। क्लियर? ऐसे अगर रिवर्स बायस केस में देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में रिवर्स बायस के केस में क्या है। आपने कनेक्शन कैसा दे रखा है? जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी इस बार ऐसी है, दिस इज द बैटरी हियर। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस बार पॉजिटिव टर्मिनल को आपने
कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे एन साइड से, और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे पी साइड से। दिस इज द बैटरी टर्मिनल इस पर। क्लियर है? ऐसा कनेक्शन है, इसको बोलेंगे रिवर्स बायस कनेक्शन। और हम जानते हैं कि रिवर्स बायस कनेक्शन में शुरू में करंट होता है बिल्कुल कम, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। ये इसका ग्राफ है। इस बार जो पोटेंशियल लिया गया है वो पोटेंशियल ऐसा है, और करंट को इस बार नीचे इस तरफ दिखाया गया है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन के करंट को इस बार ऐसा दिखा रखा है। जैसे पिछली बार करंट पॉजिटिव से नेगेटिव अगर क्लॉकवाइज चल रहा था, तो इस बार जो करंट चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। हम देख सकते हैं करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसा करंट यहाँ पे चलने वाला है इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे करंट को इस बार नीचे की तरफ बताया गया है, पोटेंशियल इस तरफ है क्योंकि इस बार दोनों चीजें नेगेटिव में चल रही हैं। तो हम टोटल ग्राफ एक साथ बनाएंगे, इसलिए रिवर्स बायस के लिए करंट इस डायरेक्शन में है और पोटेंशियल इस डायरेक्शन में है। तो ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट में कोई खास इंक्रीमेंट है नहीं। करंट कुछ माइक्रो एम्पियर्स में यहाँ पे चल रहा है। लेकिन एक वोल्टेज ऐसा आता है जब करंट अचानक से ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है, जो यहाँ पे दिखा रखा है VZ, जिसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये किस वजह से आया? तो जैसे आपने पीएन जंक्शन बना रखा था ना, आपने बोला था कि इधर पी साइड है, इधर एन साइड है, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव आयंस हैं, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हैं, इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर बहुत सारे होल्स हैं, और ये डिप्लीशन रीजन था जो बहुत ज्यादा था रिवर्स बायस के केस में। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा था वो यहाँ पे दिखा रखा है कुछ माइक्रो एम्पियर्स में। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स करंट फ्लो नहीं करा पा रहे थे। लेकिन आप अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को और इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते हैं तो बेसिकली आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब चांसेस ये हैं कि ये जो आयंस यहाँ रखे हुए हैं इनके कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करके यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर दें। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहां पे आयंस के कोवेलेंट बॉन्ड आपस में टूट गए हैं और उनकी वजह से जो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं वो करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं। यही करंट यहाँ पे ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट दिखा रखा है। क्लियर है बात? तो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो सकता है, उस ब्रेकडाउन की वजह से करंट अचानक से इंक्रीज हो सकती है। तो ये जो VZ आपको यहाँ दिखा रखा है इसे क्या बोला जाएगा? दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्लियर? अब इसको अगर पूरा ग्राफ एक साथ बनाया जाए तो पूरा ग्राफ एक साथ हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। द फुल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस को अगर एक साथ देखें तो फॉरवर्ड बायस में आपने देखा था कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे थे तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने वो कट इन वोल्टेज को क्रॉस किया, जब आपने बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर लिया उसके बाद करंट अच्छे से इंक्रीज होना शुरू हो गया था। तो यहाँ आपने इसको बोला था दिस इज नी वोल्टेज, है ना? इसको आप लिख सकते हैं VK या कट इन वोल्टेज। अगर रिवर्स बायस में चलें तो रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा था। देखिए ऊपर मिली एम्पियर से यहाँ पे माइक्रो एम्पियर्स में है, करंट बहुत कम है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे चांसेस थे ब्रेकडाउन के, और जैसे ही किसी पोटेंशियल पे ब्रेकडाउन हुआ करंट अचानक से इंक्रीज हो गया। ये पोटेंशियल क्या कराया? ब्रेकडाउन पोटेंशियल, जिसको आप VZ से यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अच्छे से। अब जो आप डायोड बनाते हैं उस डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। दिस इज द सिंबल फॉर अ डायोड। ध्यान रखना है कहीं पर आप इसको यूज करने वाले हैं। P जंक्शन के लिए आप ऐसा ट्राइंगल और N जंक्शन के लिए आप ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं। P टाइप के लिए ऐसा ट्राइंगल और N टाइप के लिए ये हो जाएगा आपका डायोड। अगर आप डायोड को इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, लेट्स से ये डायोड है और बैटरी कनेक्शन ऐसा दे रखा है, तो ये कैसा कनेक्शन हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? दिस इज फॉरवर्ड बायस
कनेक्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि ये P है और ये N है। P को आप अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बायस कहलाता है। इसी को आप अगर उल्टा कनेक्ट कर लेते, डायोड ऐसा बना लेते मान लीजिए, और इस बार कनेक्शन आप करते इस तरीके से, तो ये कैसा हो जाता है? ये रिवर्स बायस कनेक्शन हो जाता। ठीक है सारी बातें। तो डायोड को हम जब सर्किट में यूज करेंगे इस तरीके से दिखाएंगे, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ था? नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ था, तब तक बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम किया जा रहा था। रिवर्स बायस में क्या हुआ था? माइनॉरिटी चार्ज के रेस की वजह से करंट था वो बहुत कम था, लेकिन जैसे ब्रेक डाउन हुआ करंट अचानक से इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये जो ब्रेकडाउन हुआ इसे जीनर वोल्टेज भी कहते हैं या जीनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जीनर ब्रेकडाउन। तो इसीलिए इसका नाम VZ भी लिखा हुआ है, जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जीनर ब्रेकडाउन की करस्पॉन्डिंग VZ यहाँ पे जीनर वोल्टेज भी लिखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो होती है किसी डायोड में वो टाइम के साथ टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। तो टेम्परेचर अगर T है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रखा है, तो जो करंट यहाँ पे फ्लो होने वाली है वो इस तरीके से वेरी करती है। आपको सीधी सीधी इक्वेशन ध्यान रखनी है, इसका कोई प्रूफ हमारे लिए काम नहीं आएगा। ठीक है, आई नॉट जो है वो सैचुरेशन करंट है, V पॉजिटिव लेना है फॉरवर्ड बायस के लिए और नेगेटिव लेना है रिवर्स बायस के लिए। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे जानते हैं कांस्टेंट से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन की। तो जो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हुआ उस बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। अब मैंने बताया कि इसे आप ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज भी कहते हैं, क्योंकि ये जीनर ब्रेकडाउन था। क्या कहा जाता है इसे? जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। अच्छा, ये जो ब्रेकडाउन हुआ इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो समझा जा सकता है इसको जीनर ब्रेकडाउन से, और दूसरा इसको समझा जा सकता है एवलांच ब्रेकडाउन से। दो तरीके से इसको समझा जा सकता है कि रिवर्स बायस में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से अचानक से करंट में क्यों इंक्रीमेंट आ गया। तो जीनर जो ब्रेकडाउन है वो सीधा सीधा यही कहता है कि व्हेन रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड, व्हेन रिवर्स बायस पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट जंक्शन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, at some stage the electric field becomes so high that it breaks the covalent bonds, creating the electron hole pair, thus a large number of carriers are generated। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं इनके आयंस के बीच के वो टूट सकते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो सकते हैं। ये तो एक लॉजिक हो गया इसको समझाने का। दूसरा जो लॉजिक है वो है एवलांच ब्रेकडाउन। वो क्या कहता है कि जब हाई रिवर्स वोल्टेज आप लगाते हो तो उसकी वजह से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इसकी वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जो इस डिप्लीशन लेयर को, इस जंक्शन को एक्चुअली क्रॉस कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी आ जाती है। उस वेलोसिटी की वजह से सॉरी उस वेलोसिटी की वजह से जब ये आयंस पे जाके टकराते हैं तो उन टकराने की वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट सकते हैं, और उन कोवेलेंट बॉन्ड्स के टूटने की वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, और इसको कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन जो था ये दो तरीके से समझाया जा सकता है, एक जीनर, दूसरा एवलांच। जीनर में आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट गए और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए और करंट अचानक से इंक्रीज हो गया। एवलांच में आपने बोला कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑलरेडी जा रहे थे, करंट थोड़ा थोड़ा फ्लो हो रहा था, आपने पोटेंशियल डिफरेंस इतना बढ़ा दिया कि उनके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी आ गई। उस वेलोसिटी के साथ जब वो किसी आयन से जाके टकराए तो उस आयन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए और फिर करंट इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इस रिवर्स ब्रेकडाउन को समझाने के। ये जो फिनोमिना है रिवर्स ब्रेकडाउन का, ये हम आगे बात करने वाले हैं जीनर डायोड में हम इसको यूज करेंगे। एक स्पेशल टाइप का डायोड है जीनर डायोड, जिसमें हम इस रिवर्स ब्रेकडाउन के कॉन्सेप्ट को फिर से यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक की जो सारी बातें थी अपनी
पीएन जंक्शन से रिलेटेड बातें हुई, हमने देखा कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कैसे बिहेव करता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेक्टिफायर्स की और फिर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स की। देन हमारे पास रहेगा ट्रांजिस्टर्स। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिए।